अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज कुछ डिफरेंट आपको जो है वो नज़र आ रहा है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो ऑनवर्ड आगे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है जी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैं इसकी आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन में बेसिक सी चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि जो बेसिकली मैट्रिसेस हैं और डिटर्मिनेंट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा जो मेन चीज़ है कि मैट्रिसेस का जो आइडिया था या जो कॉन्सेप्ट था वो किसने पेश किया। ठीक है, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, हु फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज हैं इसके अंदर से कि किसने जो है वो आइडिया ऑफ मैट्रिसेस पेश किया था, आर्थर कैले ने। ये आपने लाजमी तौर पर जो है वो याद रखना है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो किसने पेश की और कब पेश की, 1858 के अंदर जो है वो आर्थर कैले ने ये मैट्रिसेस की थ्योरी जो है वो पेश की थी। ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। और मैट्रिसेस को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिसेस को हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और फिजिक्स की डिफरेंट और साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, स्पेशली कंप्यूटर के अंदर जो है वो इसका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, The matrices have played very important role in this एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो इसका बहुत अहम जो है वो किरदार मौजूद है। ये बातें तो हो गई कि मैट्रिसेस को जो है वो उसका आइडिया किसने दिया, मैट्रिसेस इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। सवाल पैदा होता है कि भाई साहब ये मैट्रिसेस हैं क्या भला, हमें तो यही नहीं पता कि मैट्रिक्स कहते किस भला को हैं, ऐसे ही है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस होते क्या हैं। अच्छा बच्चों, इसमें डेफिनेशंस जो है ना वो आपकी दी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कोई ख़ास प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है। मैंने आपके लिए जो है वो ऑलरेडी डेफिनेशंस यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, तो आपने बस यहाँ से ये वाली जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं आपने एज इट जो है वो इनको तैयार कर लेना। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है मैट्रिक क्या होता है। ठीक है जी, A rectangular array or a formation of collection of real numbers enclosed by a pair of brackets is called metric। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई नंबर्स हैं, मैं बिलफर्ज जो है वो कोई 5-4 नंबर्स जो है वो लिख लेता हूँ। बिलफर्ज मेरे पास नंबर्स हैं 1, -3, 5 एंड 9। ये मेरे पास जो है वो 4 नंबर्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करूँ कि इसके अंदर जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरे या रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन जो है वो बन जाए, तो बिलफर्ज मैं इन 4 नंबर्स को इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ 1, -3, 5 एंड 9। और इन नंबर्स की जो है ये जो अरेंजमेंट आई है मैं इसको बंद कर देता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक बन जाएगा और जिसका नाम हमने ए रख दिया है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बिलफर्ज एक और हमारे पास जो है वो मैट्रिक है जिसका नाम बी है और जिसके एलिमेंट्स जो है वो हम इस तरह से लिख लेंगे 1, 3, 9, 6, 2, 5। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक है। ठीक हो गया बच्चे, ये बात तो क्लियर होगी कि मैट्रिक क्या होता है कि नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया गया हो और उसको ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्लोज कर देना है। और याद रहे कि जो मैट्रिक का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जबकि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक ऐसा भी हो सकता था ए जिसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d एटसेट्रा। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं जी एलिमेंट्स और एंट्रीज जो है वो किसे कहते हैं, वो नंबर्स जिनसे मिलकर जो है ये मैट्रिक बना है इसे हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या इस मैट्रिक की एंट्रीज जो है वो कहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने अभी आपको एक जनरल एग्जांपल दी कि ए हमारे पास एक मैट्रिक है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो आप ये कहेंगे कि ए, बी, सी और डी जो है वो एक्चुअली क्या है, इस मैट्रिक की एंट्रीज या इस मैट्रिक के एलिमेंट्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं द रियल नंबर्स यूज्ड इन मैट्रिसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक। ठीक हो गया बच्चे, ये आपकी जो है वो एलिमेंट या फिर एंट्रीज की डेफिनेशन भी हो गई और उसकी ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी है। वेयर ए, बी, सी एंड डी आर द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक ए। ठीक हो गया बच्चे। अब हम बात करेंगे रोज और कॉलम्स की। अच्छा, अगर आप तवज्जो से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एक उनकी दो तरह की जो है वो लाइंस बन रही हैं। कुछ नंबर्स इस तरह से है कि अगर मैं इस तरफ से देखूँ तो ये एक लाइन बन रही है नंबर्स की,
ए बी। फिर अगर मैं इस तरह से देखूँ तो ये भी एक लाइन बन रही है ए और सी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये दो तरह की लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है वो हमारे पास नंबर्स की आ चुकी हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं नंबर्स की, उनको हम क्या कहते हैं, रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम होंगे और ये हमारे पास रोज होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास चूंकि फर्स्ट रो है लिहाजा मैं इसको R1 का नाम दे दूंगा, और ये सेकंड रो है इसलिए मैं इसको R2 का नाम दे दूंगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट कॉलम है इसलिए इसको हम C1 कह देते हैं, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है लिहाजा इसको हम C2 कह देंगे। ठीक हो गया। तो अब रोज और कॉलम्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे आ गई है। द एलिमेंट्स विच आर रिटन इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है, सॉरी ये कॉलम्स यहाँ पे नहीं आएगा, ये कंपोजिंग मिस्टेक हो गई है। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक ये हम यहाँ से लिखेंगे। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक से क्या मुराद है कि ऐसे एलिमेंट्स जो वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। द एलिमेंट्स विच आर रिटन इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो है वो आपको एग्जांपल दी है, ए बी सी और डी। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, ए बी ये फर्स्ट रो बन रही है, सी डी ये सेकंड रो बन रही है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, ए सी ये फर्स्ट कॉलम बन रहा है और बी डी जो है ये सेकंड कॉलम बन रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम कोई और एग्जांपल भी लिख देते हैं। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि एक मैट्रिक हमारे पास ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 5 9। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये हमारे पास फर्स्ट रो है जिसको मैं R1 कहूँगा, ये हमारे पास सेकंड रो है जिसको मैं R2 कहूँगा, ये सारे नंबर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में। और इसी तरह ये वाले जो हमारे पास नंबर्स होंगे, ये सारी पूरी लाइन इस तरह से चलो आप कह लें। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम 1 होगा और ये वाली पूरी लाइन जो है जो कि वर्टिकल फॉर्म में मौजूद है इसको हम कॉलम 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, एक और मैट्रिक बिलफर्ज हमारे पास C है जिसके एलिमेंट जो है वो मैं कह देता हूँ 1/2 3 15 21। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक मौजूद है। चलो इसको माइनस कर लें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसमें क्या है, रो R1 और ये हमारे पास सेकंड रो R2, ये हमारे पास कॉलम 1 और ये हमारे पास कॉलम 2 हो जाएगा। ठीक है, सो रोज की डेफिनेशन भी समझ आ गई, कॉलम्स की डेफिनेशन भी समझ आ गई। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमने रोज़ लिखी है ना, ये जो रोज़ की तादाद है, इन रोज़ की तादाद को हम किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे, m से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे, n से रिप्रेजेंट किया करेंगे। कितनी रोज़ हैं उसकी तादाद जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, कितने कॉलम्स हैं उसकी तादाद हम यहाँ पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पर इसमें कितनी रोज़ आ रही हैं, 2 रोज़ हैं, तो लिहाजा m इज़ इक्वल टू 2, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो लिहाजा n इज़ इक्वल टू 2। अब जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक की डेफिनेशन को समझते हैं। इफ़ अ मैट्रिक हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन m/n इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक। मिसाल के तौर पर चले आपकी बुक से जो है मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारा एक आधा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, बुक से मैं लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ जी। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। ई विच इज इक्वल टू ABCD ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन का नाम है जी, सॉरी मैट्रिक का नाम जो है वो ई है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी, ADBEC और F। ठीक है, अब याद रहे कि हमने सबसे पहले जो चीज़ काउंट करनी है वो है जी इसके नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कितनी रोज बन रही है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, लिहाजा m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉलम्स की तादाद यहाँ पे कितनी है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, क्योंकि वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं, और इसकी तादाद कितनी है 2, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने 2। तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर बनेगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ, चूंकि इस मैट्रिक का नाम ई है लिहाजा मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ ई विच इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था m/n, यानी कि m की जगह जो है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे विच इज 3, फिर उसके बाद डैश है, डैश लिख देंगे, फिर उसके बाद बाय है, बाय लगा देंगे, फिर डैश है, n की वैल्यू कितनी है 2। तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर बन गया वो बन गया 3/2।
ठीक हो गया बच्चे। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। अब उसके बाद जो है वो हम चलते हैं लास्ट टॉपिक। इस एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशंस हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है, विच इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। जो कि टॉपिक का क्या नाम है? इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? देखो बच्चे, इसके लिए दो कंडीशंस हैं और ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है। कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, कब होंगे? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक की मैंने बात जो है वो अभी आपको समझाई है कि यानी कि जितनी रोज फर्स्ट मैट्रिक में अगर उतनी ही रोज सेकंड मैट्रिक में होंगी और जितने कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक में उतने ही कॉलम्स जो है वो सेकंड मैट्रिक के अंदर होंगे, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर जो है वो क्या है? सेम है। तो पहली कंडीशन इक्वल मैट्रिक के लिए क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए के रोज की तादाद बी की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए, ए की कॉलम्स की तादाद बी के कॉलम्स की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। ठीक है। दूसरी चीज उसने बताया कि एक तो कॉलम्स और रोज की तादाद सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ जी। चलें एक एग्जांपल की मदद से, आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है उसी की मदद से जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक दिया गया ए जिसके एलिमेंट्स हैं, आपकी बुक में यही एग्जांपल दी हुई है, 2 3 -1 एंड 2। ठीक है जी। और एक और मैट्रिक दिया गया है बी जिसके एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं? उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 -1 एंड -2। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हैं या नहीं है? चेक करते हैं जी। मैंने पहली कंडीशन क्या बताई? हम ये मैट्रिसेस सामने रखेंगे और उसके बाद दोनों कंडीशंस को अप्लाई करवाएंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ठीक है। चलो जी चेक करते हैं पहली कंडीशन को। देखो, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना बन रहा है? इसमें रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर बन गया 2/2। ठीक है। इसमें ऑर्डर इसका चेक कर लेते हैं। इसमें रोज कितनी है? 2 बाय कॉलम्स कितने हैं? 1 2 2। तो इसका मतलब ये है 2/2 इसका ऑर्डर है, 2/2 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर तो हो गया सेम। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज उसने कही थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 2 होना चाहिए। इसका 3 है, इसका भी 3 होना चाहिए। इसका -1 है, इसका भी -1 होना चाहिए। इसका 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है, ये वाला मसला आ रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस फिलहाल इक्वल नहीं है। ये कब इक्वल होंगे? जब मैं ये कहूँगा कि या तो मैं इसको प्लस कर दूं या मैं इसको माइनस कर दूं। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है? सेम है और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो ये थी बेटे दो कंडीशंस किसके लिए? इक्वल मैट्रिसेस के लिए। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल भी दी हुई है, चलें वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। एक मैट्रिक आपके सामने ए दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक ए विच इज़ इक्वल टू, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 -4 2, 1 3 -4 एंड 2। ठीक है जी। और उसके बाद बी मैट्रिक हमें दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी? 1 2 + 1 -4 एंड 4 -2, 4 -2। अब क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है? तो दोनों कंडीशंस चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे कि ये इक्वल हैं। पहले देखें, इसमें रोज कितनी है? 2। इसमें भी रोज कितनी है? 2। ठीक है। तो 2 और कॉलम्स कितने हैं इसमें? 2। इसमें कॉलम्स कितने हैं? आप कहेंगे 3। 3 नहीं, एक्चुअली 2 + 1 जो है वो सिंप्लीफाई होकर ये एक नंबर बन जाएगा। तो इसमें एक कॉलम ये है, एक कॉलम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 3 है और इसका 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। -4 2 और 4 - 2 कितना होता है? 2 ही होता है। तो लिहाजा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें सो B जो है वो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? B विच इज़ इक्वल टू 1 3 -4 एंड 2। अब चूँकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है, सो हम ये कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू B। तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में
इक्वल है। ठीक हो गया बच्चे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज से पहले बता दी है। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो उसका पहला क्वेश्चन मैं अब आपको स्टार्ट करवाता हूँ। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले जो है वो पहला पार्ट सॉल्व करवाने लगा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हम सबसे पहली चीज़ जो चेक करेंगे, जिस भी मैट्रिक का हमने ऑर्डर निकालना है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं इसके नंबर ऑफ, आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैट्रिक लिखेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। तो लिहाजा इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। दूसरी बात हमने क्या लिखनी है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है? n से, विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें कॉलम्स भी कितने हैं? 2 हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर, इसका नाम क्या है मैट्रिक का? a। तो मैं ये कहूँगा ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, सो 2/2। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये पार्ट दिया हुआ है जी। चलें, ये ई वाला जो है वो सॉल्व, ये तो मैंने वैसे ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिया है। तो ये सी वाला सॉल्व करते हैं। 2 and 4 हमारे पास दिया हुआ है जी। सी विच इज इक्वल टू 2 and 4, ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर आप रोज़ की तादाद देखें तो इसमें रोज़ कितनी है? एक ही रो है। और कॉलम्स कितने हैं इसमें? एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो लिहाजा नंबर ऑफ रोज विच इज़ इक्वल टू m विच इज़ इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ इक्वल टू n, और इसमें रोज़ कॉलम्स की तादाद कितनी है? 1 and 2। लिहाजा इसका जो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ, उसके बाद मैट्रिक का नाम क्या है? c। तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ c विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर आ चुका है। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो है वो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जी हमें जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जी, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं ये लिख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ये मैं लिख लूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करवाता हूँ। जी बच्चों, अब आपके पास जो है वो पार्ट जी जो है वो मौजूद है, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है वो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, फिर उसके बाद इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो इसमें कितनी रोज हैं? ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। तो लिहाजा इसमें टोटल रोज की तादाद कितनी है? 3। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 and 3। तो कॉलम्स की तादाद भी इसमें 3 ही है। ठीक है, लिहाजा इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C विच इज़ इक्वल टू 3/3। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। अब एक सबसे जो है ना अजूबा सवाल, ठीक है, औखा नहीं है, मुश्किल नहीं है, अजूबा है ये। ठीक है, वो है F। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं जी? एक ही एलिमेंट है जो कि क्या है? 2। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ठीक है, अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, अब यहाँ पे देखो बच्चे, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? नंबर ऑफ रोज आप खुद लिख लीजिएगा। अब इसमें एक ही रो है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1। और n नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम्स हैं? एक ही है। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ f विच इज़ इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़, चलो जी एक और करवा देता हूँ, लास्ट पार्ट है जो कि H। ठीक है जी, H, और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 2 3 4, उसके बाद है जी 1 0 6 1 0 and 6। ठीक है जी, अब इसका हमने ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले m नंबर ऑफ रोज, फिर n नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर उसके बाद इसका ऑर्डर निकलेगा। ठीक है जी, तो अब इसमें रोज की तादाद कितनी है? फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसमें रोज कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 and 3। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? इट विल बिकम्स एज ऑर्डर ऑफ H विच इज इक्वल टू, कितनी रोज है? 2/3। तो ये था आपका बच्चे फाइनल लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, विच इज
एच। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो करवाऊंगा और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।